नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 कोशिका की रचना और सूक्ष्मजीव इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? कोशिका क्या है? कोशिका बच्चों सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोशिकाओं के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? बच्चों, कोशिका में ये अंग पाए जाते हैं। केंद्रक है, आंतरद्रव्य जालिका है, रिक्तिका है, तंतुकणिका है, गाल्गी संकुल है, कोशिका पटल है, लयकायिका, मुक्त राइबोसोम, कोशिका भित्ति, हरित लवक, कोशिका द्रव, यह विभिन्न अंगक है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों क्या है? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बच्चों, जो सजीव हमें नीली आंखों से सहजता से नहीं दिखते, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे सजीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः शैवाल, कवक, आदिजीवी, जीवाणु और विषाणु इन भागों में वर्गीकरण किया गया है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश यह अंग केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। तो बच्चों, लवक यह अंग केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। दूसरा खाली स्थान क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीवों से कचरों का डैश में रूपांतरण होता है। सूक्ष्म जीवों से कचरे का खादों में रूपांतरण होता है। तीसरा प्रश्न क्या है? कोशिकाओं में डैश द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बच्चों, इसका आएगा हरित लवक। कोशिकाओं में हरित लवकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न, डैश के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। हम में क्या अंतर है? वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में क्या अंतर है, ये बताना है। तो बच्चों, इसको हमने दो भागों में बांटा है, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका को। पहला पॉइंट क्या है? वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, प्राणी कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। वनस्पति कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट, वनस्पति कोशिका में लयकायिका नहीं पाई जाती, प्राणी कोशिका में लयकायिका पाई जाती है। चौथा पॉइंट क्या है? वनस्पति कोशिकाओं में एक तथा माप में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, प्राणी कोशिका में चौथा पॉइंट क्या आएगा? प्राणी कोशिका में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार हम अंतर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? आदि केंद्र की कोशिका और दृश्य केंद्र की कोशिका में अंतर लिखिए। बच्चों, पहला पॉइंट, आदि केंद्र की कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। दृश्य केंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक पटल, केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य वाला केंद्रक होता है, अर्थात इसमें सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? यह कोशिकाएं माप में छोटी 1 से 10 मिलीमीटर तक होती है। यह कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, 5 से 100 मिलीमीटर तक की होती है। आदि केंद्र की कोशिका में सूत्रकणिकाएं नहीं होती है।
अदृश्य केंद्रिकी में सूत्रकणिकाएं होती है। चौथा पॉइंट क्या आएगा बच्चों? आदि केंद्र की कोशिकाएं जीवाणुओं में, शैवालों में दिखाई देती है। अदृश्य केंद्र की कोशिकाएं विकसित और बहुकोशिकीय प्राणियों में या वनस्पतियों में पाई जाती है। इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका की आकृति बनाकर उनका वर्णन अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों वनस्पति कोशिका का क्या लिखेंगे वर्णन देखिए। वनस्पति कोशिका के सबसे बाहर सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति स्पष्ट रूप में पाई जाती है। इनमें लवक नामक महत्वपूर्ण कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में होता है। उनमें से हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। केंद्र, आंतरद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, सूत्रकणिका जैसे कोशिकांग इसी कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? वनस्पति कोशिका में केवल एक परंतु बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इस प्रकार से हम वनस्पति कोशिका का बारे में हम लिखेंगे। प्राणी कोशिका के बारे में भी लिखेंगे। प्राणी कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है जो सभी ओर फैला हुआ दिखाई देता है। कोशिकांगों में केंद्रक है, लयनकाय है, आंतरद्रव्य जालिका है, गोल्जी उपकरण है, सूत्रकणिका है और छोटे अमाप वाली रिक्तिकाओं का समावेश होता है। प्राणी कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। बच्चों इसके बाद हमको ये आकृति बनाना है। आप देख रहे हैं पहली आकृति वनस्पति कोशिका की है और दूसरी आकृति प्राणी कोशिका की है और इनका नामांकन भी इस तरह से हमको करना है। इस प्रकार हम वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका की आकृति बनाकर उसका हम वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता और हानिकारकता को स्पष्ट करो कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। मतलब उपयोगिता देखते हैं। नंबर 1, जो सजीव कचरे का अपघटन करके परिसर को स्वच्छ बनाते हैं। कचरे के अपघटन से खाद और गोबर गैस प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने से जमीन को नाइट्रोजन मिलती है। इससे जमीन की उर्वरता बढ़ती। सूक्ष्म जीवों द्वारा ही दूध का दही में रूपांतरण होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा किए गए किण्वन प्रक्रिया द्वारा हमें नए रसायन, जीवन सत्व, अल्कोहल, प्रतिजैविक आदि प्राप्त होते हैं। छठवां पॉइंट क्या है? चमड़ा कमाने, सनई के पौधे से सन के रेशे प्राप्त करने जैसे कार्यों में सूक्ष्म जीवों का बड़ा ही योगदान होता है। तो बच्चों ये होगी उसकी उपयोगिता। अब अगले पैराग्राफ में हम इनका हानिकारकता इनका वो लिखेंगे। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों इसमें? सजीवों द्वारा खाद्यों में विकार उत्पन्न होता जो खाद्यों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। ये खाद्यों में एंटेरोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ छोड़ते हैं जिनसे खाद्य विषाक्तता होती है। कुछ सूक्ष्म जीव वनस्पतियों तथा प्राणियों के लिए रोगकारक होते हैं। इनमें आंव, हैजा, पेचिस, विषम ज्वर, पीलिया, गैस्ट्रो जैसे रोग होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? मच्छरों के दंश से होने वाला मलेरिया और डेंगू, पीलपाव, पीत ज्वर आदि रोग होते हैं। सर्दी, खांसी, घटछर्प, क्षय, निमोनिया जैसे रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा ही संक्रमित होते हैं। मतलब ये सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। अब अंतिम प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 6, कारण दीजिए। कारण लिखना है। क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों। भारी बाढ़ या भारी वर्षा के समय रोग प्रसार होता है। बाढ़ के समय या वर्षा के समय रोग फैलता है। क्यों बच्चों? बाढ़ तथा भारी वर्षा से सर्वत्र पानी पानी या कीचड़ हो जाने से
रोग कारकों की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। इस समय रोगाणुओं का प्रजनन भी तेजी से होता है, इसलिए बाढ़ या भारी वर्षा के समय रोग का प्रसार अधिक होता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बासी अन्न खाने से विषाक्तता होने की आशंका होती है। बासी अन्न खाना ये हमें कभी कभी जहरीला हो जाता है। क्यों? बासी खाने में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेजी से होती है। ये सूक्ष्म जीव उस खाने को स्वयं तो उपयोग करते हैं और अपने द्वारा उसमें एंटेरोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ छोड़ देते हैं, जो भोजन को जहरीला बना देता है। इसलिए बासी भोजन खाने से विषाक्तता होने की आशंका रहती है। विषाक्तता मतलब जहरीला होने की आशंका होती है, इसलिए हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या बच्चों? जमीन की मशक्कत करते समय मिट्टी की उल्टा पलटी करते हैं। बच्चों, मिट्टी में लाभकारी जीवाणु खाद के निर्माण में सहायक होते हैं। यह मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाकर उसे उर्वरक बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पुलटने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और धूप के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे फसल और अनाज की उपज बढ़ जाती है। अतः जमीन की मशक्कत करते समय मिट्टी को उल्टा पलटी करते हैं। बच्चों, इस पाठ का अंतिम प्रश्न, फफूंदी नम जगहों पर शीघ्रता से बढ़ती है। फफूंदी की वृद्धि के लिए नमी युक्त, हल्का गर्म तथा तरी वाला स्थान सबसे उपयुक्त होता है। जहां नमी होगी, जहां तरी होगी, वहां फफूंदी उगती है। इसलिए नमी वाले स्थान पर फफूंदी की तेजी से वृद्धि होती है। एक प्रश्न और बच्चों देखिए, बहुत से घरों में प्रशीतक का उपयोग किया जाता है। सभी घरों में आजकल फ्रिज का उपयोग किया जाता है। क्यों? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि 15 अंश सेल्सियस से 35 अंश सेल्सियस के पास होती है। फ्रिज का तापमान 15 अंश सेल्सियस से कम होता है। ठंडे वातावरण में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि लगभग होती ही नहीं, जिससे प्रशीतक में रखे गए खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। इसलिए आजकल घरों घरों में फ्रिज का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाते समय फूलती है। क्यों बच्चों? डबल रोटी बनाते समय आटे में खमीर मिलाया जाता है। इसके कारण किण्वन की प्रक्रिया तेजी से होती है। इस प्रक्रिया में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर आती है तो डबल रोटी फूलकर हल्की हो जाती है। इसलिए डबल रोटी बनते समय फूलती है बच्चों। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? दूध देने वाले जानवरों को दी जाने वाली बिनौलों की खली को पहले कुछ समय भिगोकर रखते हैं। सानी में पशु खाद्य के अलावा बिनौले की खली दरदरा अनाज होता है। खटास होने से इनका खाद्य मूल्य बढ़ जाता है। पानी में भिगोने से इसका तेजी से किण्वन होता है, जो स्वादिष्ट तथा सुपाच्य हो जाता है। इससे पशुओं में मिलने वाली दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों, दूध देने वाले पशुओं को दी जाने वाली सानी समय से पहले भिगा दी जाती है। बच्चों, इस तरह से आज का यह पाठ हमारा समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।